तो जो हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल में क्या होता है कि जो एयर है वो हेपा फिल्टर से बिल्कुल, हेपा फिल्टर फ्रंट पे लगा होता है और उससे एयर पास होके बिल्कुल जो है वो हॉरिजेंटली आप पे सीधी आती है। ठीक है, जो है वर्कर है, लैब वर्कर है, उस पे फ्रंट टू फ्रंट जिस तरह आप लोग को इस इमेज में नजर आ रहा है ना, ये सामने जो है हेपा फिल्टर लगा होता है और इससे जो है एयर फिल्टर होके सामने आता है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल फ्लो है। और इसके अलावा जो है फिर वर्टिकल फ्लो है। वर्टिकल मींस के ऊपर से फिल्टर होके एयर आता है। ठीक है, तो कहते हैं कि जो वर्टिकल फ्लो हुड्स है ना, ये प्रोवाइड सिग्निफिकेंट प्रोटेक्शन टू द यूजर्स। ठीक है, और सेल कल्चर, तो उसको ये प्रोटेक्शन ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है फिर क्लीन बेंचेस लिमिनर फ्लो हुड। जो क्लीन बेंचेस है ना, क्लीन बेंचेस ये है कि ये सिर्फ जो है जो आपका प्रोडक्ट है उसको तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन पर जो लैब वर्कर है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, इस वजह से इसको क्लीन बेंचेस लिमिनर फ्लो हुड कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे नीचे लैब में पड़ा हुआ है, ये क्या है, क्लीन बेंच लिमिनर फ्लो हुड होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें देखते हैं कि एयर फिल्टर हो के ना, और प्रोडक्ट को वो क्या करता है, सेफ रखता है। ठीक है, प्रोडक्ट को सेफ रखता है और वही एयर जो है वो बाहर की तरफ आता है। ठीक है, अब अगर कोई बायोरोसोल जनरेट होते हैं, बायोरोसोल्स, तो वो बायोरोसोल जो है लैब वर्कर के लिए भी खतरनाक हैं। ठीक है, बायोरोसोल्स ना, बायोरोसोल्स जो है जो टेनी ड्रॉपलेट्स होती हैं जिनके साथ कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस वगैरह अटैच होता है ना, तो अगर वो बायोरोसोल जनरेट होता है तो अब वो उसका जो है अब लैब वर्कर भी रिस्क पे होता है और वो एनवायरमेंट भी कंटेमिनेट होता है। ठीक है, क्योंकि उधर से ये क्या होते हैं, एयर आता है, पॉजिटिव प्रेशर होता है ना, पीछे से लिमिनर फ्लो हुड से आता है हेपा फिल्टर से पास होके, और क्या करता है, बाहर ओपन जो उसका जो ओपन फेस है उससे बाहर जो है एयर आता है। ये सिर्फ आपके प्रोडक्ट को सेफ रखता है। जिस तरह आप लोग नीचे उसको रखते हैं ना, प्लेयर्स को रखते हैं, ठीक है, और ब्लोड ऑन कर देते हैं तो एयर फिल्टर होके बाहर आता है। तो आप कहते हैं कि जो आपने फॉर एग्जांपल कोई पोरिंग की होती है, मीडिया को पोर किया होता है, तो आप क्या कहते हैं कि वो आपका जो प्रोडक्ट है वो सेफ है कि नहीं, सेफ ही होता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एयर प्रेशर होता है, मींस के बाहर, अंदर से बाहर की तरफ एयर आता है और जो है बाहर से अंदर की तरफ नहीं जाता, एयर फ्लो नहीं होता ना, तो इस वजह से प्रोडक्ट तो सेफ होता है लेकिन आप सेफ नहीं होते। ठीक है, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्लो दोनों इसमें होते हैं, लेकिन इसको क्लीन बेंचेस कहते हैं। इसको नॉट सेफ्टी कैबिनेट, ये सेफ्टी कैबिनेट्स नहीं है। ठीक है, हमने पीछे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के पढ़े हैं। ठीक है, तो जो टाइप 1 था उसमें हमने ये कहा था कि वो टाइप 1 जो है ना, वो पर्सन को और एनवायरनमेंट को तो प्रोटेक्ट करता है लेकिन प्रोडक्ट को नहीं करता। जबकि टाइप 2 में हमने फिर क्या कहा, प्रोडक्ट और पर्सन और एनवायरनमेंट दोनों को करता है। और टाइप 3 जो था वो एयर टाइट सिस्टम उसमें लगा हुआ था और उसका जो है फ्रंट भी कंप्लीटली क्या था, क्लोज था। लेकिन अब ये जो है यूनिक किस्म के हैं, इसको इस वजह से क्या कहते हैं, क्लीन बेंचेस लिमिनर फ्लो हुड इसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखें कि जो एयर है, कहते हैं कि हेपा फिल्टर से पास होता है ना, बैक की तरफ से आता है या टॉप की तरफ से आता है ना, और वर्क सरफेस से गुजरता हुआ यूजर की तरफ आता है। ठीक है, इस तरह शायद मैंने ये देखिए इसमें ना, ये क्या होता है कि इधर से हेपा फिल्टर से पास होता है ना और बाहर यूजर की तरफ आता है। अब ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है।
ठीक है। तो इस तरह जो है ये इससे फिल्टर होके आता है ना। अब इससे ये होता है कि दिस में एक्सपोज द यूजर पोटेंशियली हैजर्डस मटेरियल, ठीक है। जो हैजर्डस मटेरियल है उसको जो है वो इंडिविजुअल एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। कहते हैं कि जो क्लीन बेंचेस हैं ये यूज होती हैं क्लीन एक्टिविटीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल जो आप काम करते हैं कि वो आपका काम क्या हो, सेफ हो, क्लीन हो, डस्ट फ्री, स्टीराइल इक्विपमेंट्स, या फॉर एग्जाम्पल इवन कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि दे शुड नेवर बी यूज्ड व्हेन हैंडलिंग सेल कल्चर मटेरियल और ड्रग फॉर्मुलेशंस, क्योंकि वो हमारे लिए पैथोजेनिक या अगर कोई मटेरियल इस तरह कंटेमिनेटेड है जिससे बायोरोसोल जनरेट हो रहे हैं, ठीक है, या कोई फ्यूम्स वगैरह जनरेट हो रहे हैं जो हमारे लिए टॉक्सिक हैं, तो या इस तरह की जो है मैनिपुलेटिंग पोटेंशियली इन्फेक्शियस मटेरियल को आप उसमें हैंडल करते हैं, तो ये क्या है, प्रोहिबिटेड है, इसको नहीं कर सकते। क्यों कि वर्कर की सेफ्टी इंश्योर्ड नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये ख्याल रखना है। अच्छा अच्छा, फिर फर्दर जो लेआउट है सेल कल्चर होड का ना, ये कहते हैं कि लार्ज इनफ टू बी यूज्ड बाय 1% एट अ टाइम, ठीक है। इस तरह आप लोग नीचे होड पड़ा हुआ है ना, अब उसमें जो है कहते हैं कि एट अ टाइम जो है एक ही इंडिविजुअल उसको क्या कर ले, प्रोसेस कर ले, और इतना बर्डन उसमें ना रखे कि उसके लिए वर्किंग एरिया जो है वो फ्री ना हो, ठीक है। ज्यादा बर्डन, बहुत सी चीजें आपने रखनी नहीं है, बल्कि इतनी चीजें रखनी है कि वो आप उसको प्रोसेस करते हैं वो जरूरी होती है। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज है उसको अंदर ना रखें, ठीक है। इसके अलावा इजीली क्लीनेबल इनसाइड एंड आउटसाइड, जो चीज आपने रखनी है उसको अच्छी तरह से क्लीन करना है, ठीक है। एडिक्वेट लाइटनिंग इसमें होनी चाहिए, लाइट्स ऑन होनी चाहिए उसमें ना, जिस तरह उसमें लाइट लगा होता है ना, हुड के अंदर लाइट लगा होता है ना, आपने उसको ऑन रखना है कि लाइटनिंग एडिक्वेट हो। बी कंफर्टेबल टू यूज विदाउट रिक्वायरिंग अपवर्ड पोजीशन, ठीक है। यानी आप जब लैब में काम करते हैं ना तो आप रिलैक्स हों, इस तरह नहीं कि फॉर एग्जाम्पल आप ना तो बैठते हुए पोजीशन में होते हो ना खड़े हुए पोजीशन में आप होते हो, ठीक है। तो इस तरह की पोजीशन में आप रिलैक्स हो, काम आपका रिलैक्स हो, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक बेंच पे, एक चेयर पे आप बैठे हो, या अगर इस तरह हुड है जिसपे आप खड़े होके काम करते हो, तो इस तरह का पोजीशन हो कि फॉर एग्जाम्पल आप उस पे क्या हो, रिलैक्स हो, ठीक है। इसके अलावा कीप द वर्क प्लेस इन सेल कल्चर हुड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड, साफ हो। आप लोगों को पता है जब आप लोग काम स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या कर देते हैं, उसको साफ कर देते हैं, 70 या 75% इथेनॉल से उसकी प्रॉपर्ली मॉपिंग करते हैं, ठीक है, उसको साफ करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड हो चीजें, जो चीज जो है आप फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं उसको अपने जो हुसन जो राइट हैंडेड इंडिविजुअल है, इस तरह एक लेफ्ट हैंडेड भी होता है, राइट हैंडेड भी होता है, तो अब राइट हैंडेड इंडिविजुअल है, जो चीजें जिस तरह पाइपेटिंग होती है उसने फ्रिक्वेंटली यूज करने होते हैं ना, तो वो राइट साइड पे रख एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड पोजीशन में उसको रखिए, ठीक है। एवरीथिंग है डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, अपने नजर के सामने उसको रखिए। ईच आइटम प्लेस इन द कल्चर हुड बाय स्प्रेइंग विद 70% इथेनॉल एंड वेब क्लीन। पर इस तरह होता है ना कि कपड़ा होता है जिसपे आपने 70% इथेनॉल स्प्रे किया होता है ना, तो आप जिस चीज को रखते हैं पहले उसको ऊपर से मॉप कर लें उसके सरफेस को। अच्छे, इसके अलावा कहते हैं कि जो अरेंजमेंट है एटम्स की, जिस तरह आप अंदर रखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल एक राइट हैंडेड इंडिविजुअल के लिए ना, तो उसके लिए ये है कि फॉर एग्जाम्पल वाइड क्लियर वर्क स्पेस जो सेंटर है उसका वो क्या हो, ओपन हो, खाली हो, उसके लिए काम करने के लिए जगह हो, ठीक है। इसके अलावा जो पाइपेटर्स होते हैं ये फ्रंट राइट पे रखने चाहिए, जिस तरह आप लोगों को इसमें नजर आ रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल ये एरिया आपका फ्रंट का खाली हो, ठीक है। ये पाइपेटर्स वगैरह होते हैं, रिएजेंट्स होते हैं, ये आपने अपने राइट साइड पे रखने हैं। ये फॉर एग्जाम्पल रेयर
राइट साइड पे इधर जो आपके कोई टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं, रैक हैं, ये इधर आपके प्लेट्स जो आपके सैंपल्स वगैरह हैं वो होने चाहिए। इधर लेफ्ट साइड पे ना इधर आपके जो है कोई आप डिस्पोज करते हैं ना लिक्विड्स को, केमिकल्स को या टिप्स वगैरह को, तो डिस्पोजेबल वेस्ट की लिक्विड इधर जो है उसके लिए अपना होना चाहिए ना। या अगर आप लोग स्प्रे बॉटल रखते हैं ये लेफ्ट साइड पे ना, तो ये इसका जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये चीजें आप इसको रखते हैं प्रॉपरली ना। तो ये देखें टेस्ट ट्यूब रैक जो है, मिडल होल्डिंग एडिशनल रिएजेंट, इधर आप इसको मिडल साइड पे रखते हैं, रेयर मिडल की तरफ ना। स्मॉल कंटेनर रेयर लेफ्ट। तो इस तरह एक प्रॉपर, हर चीज की एक प्रॉपर पोजीशन उसमें होनी चाहिए। वो ये कि आप किस तरह एक चीज को हैंडल कर रहे हैं। फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं तो राइट साइड पे रखें, क्यों, आप राइट हैंडेड है तो उसको डायरेक्टली आप उधर से उठाएंगे, ठीक है। रेयरली यूज कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे रखें। तो ये जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने उसमें काम करना है। इसके अलावा जो है इंक्यूबेटर, ठीक है। अब इंक्यूबेटर क्यों जरूरी होता है लैब में? एक ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। जिस तरह मोस्टली आप लोग कहते हैं 37 डिग्री सी इंक्यूबेटर्स में आप लोग सेट करते हैं ना, तो ये अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर सेल ग्रोथ के लिए प्रोवाइड करता है, ठीक है। कहते हैं कि इंक्यूबेटर भी लार्ज साइज के होने चाहिए, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल प्रॉपरली आप अरेंज कर सकते हैं, अपने सैंपल को रख सकते हैं ना। इसके अलावा जो है एयर सर्कुलेशन उसमें हो, ठीक है। और साथ में टेम्परेचर कंट्रोल, ये तकरीबन कोई इसमें जो 0.2 डिग्री सी ये अप एंड डाउन हो सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर अप एंड डाउन हो तो ये 0.2 या इवन 0.4 तक रिपोर्टेड है ना, लेकिन इससे ज्यादा अप एंड डाउन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर में, क्योंकि वो ग्रोथ पे उसका इफेक्ट होता है। मीन इसका मतलब ये है कि जो इंक्यूबेटर्स हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी के, एक अच्छी कंपनी के यूज करने चाहिए आप लोगों को ना। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील इंक्यूबेटर होना चाहिए, वो इस वजह से कि क्लीनिंग में इजी होते हैं, ठीक है। और उसको जो है वो जो संग वगैरह है वो कोरोजन वगैरह वो उसमें नहीं लगता ना। इवन इसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल ह्यूमिड, बस इंक्यूबेशन के लिए ह्यूमिड जो एयर होता है वो रिक्वायर्ड होते हैं, मींस मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड होते हैं। अब मॉइस्चर अगर फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील है तो उसको फिर कोरोजन नहीं होगी ना, लेकिन फॉर एग्जांपल ये एक मोस्टली आप लोग देखते हैं कि मीडिया डिहाइड्रेट होता है, ठीक है। मीडिया जब आप लोग ज्यादा डेज के लिए रखते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे वेपर जो है वो इवेपोरेट हो जाते हैं। अब अगर मीडिया वो डिहाइड्रेट होगा तो माइक्रोबियल एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि वाटर चाहिए उसको ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इस वजह से डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए फिर अक्सर जो है उसमें फिर क्या करते हैं, वो वाटर रखते हैं, ह्यूमिड एयर मेंटेन रखते हैं। तो फिर अगर स्टेनलेस स्टील का ना हो तो फिर उधर क्या मसला हो जाता है, कोरोजन का, ठीक है। इसके अलावा दो रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एसेप्टेड कंडीशन सेपरेशन इंक्यूबेटर इज नॉट इज स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इतने कहते हैं कि जो सेल कल्चर इंक्यूबेटर इतने उनके लिए रिक्वायरमेंट कहते हैं इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन इसके अलावा फ्रीक्वेंट क्लीनिंग ऑफ द इंक्यूबेटर इज एसेंशियल टू अवॉइड कंटेमिनेशन, लेकिन इसकी क्लीनिंग भी जरूरी होता है, ठीक है, कि कंटेमिनेशन जो है वो, क्योंकि मोस्टली आप लोग ये भी देखते हैं कि बाज़ औक़ात कोई चीज़ उसमें टूट जाती है, कोई ब्रॉथ कल्चर टूट जाता है, कोई गिर जाता है उसमें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी आप टाइम टू टाइम वो क्या कर लें, क्लीनिंग क्या करें, 70% इथेनॉल से उनकी क्लीनिंग प्रॉपरली किया करें। हाँ महंगा तो होता है, अब क्वालिटी की बात है ना, अगर वो क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है तो महंगा होगा। जिस तरह इधर हमारे लैब में पड़े हैं ये स्टेनलेस स्टील के है ना, हाँ ना, ये जो नीचे रखे हुए हैं, हाँ ये अच्छे वाले हैं, ठीक है।
अब थोड़ा बहुत ऑटोक्लेव मसला कर रहा है। हाँ बहुत मसला कर रहा है बिल्कुल। लेकिन ये जो है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। इवन जो चीज भी है अच्छी क्वालिटी का, इवन अगर मैं आप लोगों को ऑटोक्लेव का कहूँ तो ऑटोक्लेव तो क्या है, एक बॉम्ब है ना, किसी वक्त भी फट भी सकता है, वो तो बड़ा खतरनाक होता है जो भी। हाँ एक फटा भी था, तो इस वजह से अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए इसमें। अच्छा, इसके अलावा इंक्यूबेटर के हमारे पास 2 टाइप्स हैं, ड्राई इंक्यूबेटर और ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इनक्यूबेटर, ठीक है। ये जो हम यूज करते हैं मोस्टली ये ड्राई इंक्यूबेटर्स हैं, इधर जो पड़े हुए हैं ना ये ड्राई इंक्यूबेटर्स है ना। तो इसमें जो सेल कल्चर होते हैं, जिस तरह आप लोग सील फ्लास्क में रखते हैं टू अवॉइड ऑपरेशन, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल आप अगर मीडिया को भी ज्यादा देर तक रखते हैं, ज्यादा दिनों तक, तो वो इम्पोरेट उससे हो जाता है और वो जो है खराब हो जाता है ना। इसके अलावा इसके साथ जो है हम फिर क्या करते हैं, प्लेसिंग अ वाटर डिश एंड ड्राई इंक्यूबेटर टू प्रोवाइड सम ह्यूमिडिटी। इसके साथ जो है वो एक वाटर ट्रे रखते हैं। ये इवन एक शायद आप लोगों ने कुछ यूज किए हैं, एपीआई स्ट्रिप क्या नाम सुना होगा, एपीआई स्ट्रिप्स ना, उसको बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोब्स के लिए ना। तो उधर भी जो है हम क्या करते हैं, उस पर वाटर डालते हैं ताकि वो जब हम उनको इंक्यूबेट करते हैं तो वो डिहाइड्रेट ना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जो है डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए फिर हम वाटर को यूज करते हैं। इसके अलावा ह्यूमिड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर बेसिकली ये एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए होते हैं, जो एनारोब्स को हम कल्चर करते हैं। लेकिन इधर कहते हैं कि ये ह्यूमिडिटी इसमें होती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी भी होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन भी होती है। तो ये मोस्टली जो है हम एनारोब्स को इधर कल्चर करते हैं। इसके अलावा जो है स्टोरेज, ये भी लैब में जरूरी है, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल अपरेटस हैं या जो केमिकल्स हैं, मीडिया हैं, वो एक प्रॉपर आइडेंटिफाइड प्लेस में होने चाहिए, ठीक है। जिस तरह लिक्विड्स हैं, रिएजेंट्स हैं, वो एक स्पेसिफिकली जो है वो एक स्टोर जगह पे होने चाहिए। जिस तरह HCl है, डेंजरस होता है ना, इस तरह और केमिकल्स हैं जो खतरनाक होते हैं। तो हर चीज जो है प्रॉपर प्लेस उनके लिए होना चाहिए ताकि वो जो है आइडेंटिफाइड हो, लेबल हो प्रॉपरली ना। केमिकल्स, कंज्यूमेबल्स, ठीक है। डिस्पोजेबल पाइपेट्स हैं, कल्चर वेसल्स हैं, ग्लव्स हैं, इनका जो है हर चीज का प्रॉपर एक प्लेस होना चाहिए। ग्लास वेयर्स हैं, स्पेशलाइज इक्विपमेंट फॉर टिश्यूज एंड सेल्स, ठीक है। तो लैब में मीन्स के जो चीज में जिस तरह आप लोग देखते हैं ना, उधर काम करते हैं तो आप लोगों को कोई चीज चाहिए होती है, तो उधर आप उस तरफ जाते हैं जहाँ जहाँ ये प्रॉपरली लेबल्ड होते हैं। उधर देखते हैं ना कि अच्छा इधर मीडिया पड़ी हुए हैं, अच्छा इसमें मुझे ये वाला मीडिया देखना होता है ना, तो उसको आप सर्च करते हैं, उधर तलाश करते हैं ना। केमिकल चाहिए होता है तो जहाँ पे केमिकल्स, जहाँ पे ग्लास वेयर्स ये पड़े होते हैं तो आप उधर उसको देखते हैं ना। तो हर चीज लैब में प्रॉपर पोजीशन पे होनी चाहिए, लेबल्ड होनी चाहिए, तो ये जरूरी है। इसके अलावा जो है glass plastic specialized equipment can be stored at ambient temperature on shelves and drawers, ठीक है। इसके अलावा store all media reagents chemicals according to the instruction of the label, ये भी होता है ना कि फॉर एग्जांपल कोई चीज जो है आपने लो टेम्परेचर पे रखना होता है, जिस तरह रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखना होता है, कुछ रूम टेम्परेचर पे रखना होता है। तो ये प्रॉपर जो है इंस्ट्रक्शंस जिस तरह होती हैं, ठीक है, उस एक इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली आप उसको रखते हैं। जिस तरह एग्जाम्स वगैरह होती हैं, आप लोग उसको रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है, इस तरह। तो जिस तरह आम मीडिया है आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, ठीक है। तो वो जिस तरह इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फॉलो करके उस टेम्परेचर पे उसको रखना होता है, ठीक है। कुछ केमिकल रिएजेंट इस तरह होते हैं जो लाइट सेंसिटिव होती हैं, उनको आप इस तरह लाइट के नीचे नहीं रखते, बल्कि या तो डार्क में उसको रखते हैं या प्रॉपरली एल्यूमिनियम फॉइल से उसको क्या करके
कवर करके उसको रखते हैं ताकि उस पर डायरेक्ट लाइट ना पड़े, वरना उसमें क्या हो जाती है, डिग्रेडेशन हो सकती है, लाइट से म्यूटेशन वगैरह डिग्रेडेशन हो सकती है। तो लाइट सेंसिटिव केमिकल रिएजेंट्स को भी प्रॉपर्ली कवर करके या डार्क प्लेसेस पे रखते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर्ली उसको कवर करना चाहिए। रेफ्रिजरेटर्स हैं, ये बहुत जरूरी है रेफ्रिजरेटर्स ना। तो मोस्टली आप लोग देखते हैं जब आप लोग स्टोरेज करते हैं, ठीक है, तो स्टोरेज के लिए आप लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं ना। तो उसमें आप लोग 2 to 8 डिग्री सी, 2 to 8 डिग्री सी जो है आप लोग जो रेफ्रिजरेटर्स हैं उनका टेम्परेचर रखते हैं, उस पर आप लोग मुख्तलिफ केमिकल्स को रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है अगर फॉर एग्जाम्पल लार्ज लेबोरेटरीज हैं तो उसके लिए इवन कोल्ड रूम भी बनाया जाता है, जो सेल कल्चर के लिए, उसके लिए कोल्ड रूम भी बनाया जाता है। कोल्ड रूम इस तरह होता है ना, फॉर एग्जाम्पल एक रूम होता है ना, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि 4 डिग्री सी उसका टेम्परेचर होना चाहिए ना। तो उस पूरा रूम इस तरह डिजाइन होता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री सी होता है। तो उधर जो है फिर ये करते हैं कि चूंकि वो ज्यादा होता है ना, ऑपरेटर्स ज्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स के जो है वो ग्लास फेयर चीजें ज्यादा होती हैं स्टोर करने के लिए, तो फिर उसके लिए ये होता है कि वो बड़ा रूम होता है, कोल्ड रूम उसको कहते हैं, तो उसमें वो प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट से अपनी चीजें उधर स्टोर कर लेते हैं, जब रिक्वायर्ड होते हैं तो उधर से वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह कोल्ड रूम भी होता है लेबोरेटरीज में ना। और इस तरह जो है इवन कहते हैं रेफ्रिजरेटर भी जो है उसको प्रॉपरली हम क्या करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, या अगर इवन कोल्ड रूम है उसको प्रॉपरली रेगुलरली जो है वो क्लीन करते हैं और डिकंटामिनेट रखते हैं उसको ना। इसके अलावा जो है फ्रीजर्स, अब फ्रीजर्स जो है ये भी बहुत जरूरी होते हैं लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो -5 to -20 जो है ये हमारे पास फ्रीजर्स होते हैं, या अल्ट्रा डीप फ्रीजर्स होते हैं जो -80 तक वो जो है वो कूलिंग करते हैं ना। तो उस पे जो है मोस्टली आप लोग सैंपल्स को प्रिजर्व करते हैं ना, इसमें आप लोग ग्लिसरॉल में प्रिजर्व करते हैं, या इसके अलावा जो है वो एक दूसरा जो है एक ग्लिसरॉल है ना, और एक दूसरा है केमिकल ना, नहीं एक है डेमेसो, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डेमेसो हो गया या ग्लिसरॉल हो गया, उसमें आप उसको प्रिजर्व करते हैं। और जो नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन आप उसमें उठा के सैंपल को फिर रखते हैं, ये जो है मीडिया में हम ऐड करते हैं, उसके लिए एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स भी होता है। लेकिन टू अवॉइड आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन, आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को रोकने के लिए फिर हम क्या करते हैं, उसमें डीएमएसओ या ग्लिसरॉल को ऐड करते हैं, ठीक है। अब वैसे ये तो कॉमन वो जो है जो हमारे पास घरों में होते हैं वही है। हाँ, वैसे इधर लैब के लिए स्पेशलाइज्ड इवन -20 और -80 वाले भी होते हैं ना, लेकिन वो तो फिलहाल हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो इसके अलावा जो है कहते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द रीजन कैन विथस्टैंड टेम्परेचर ऑसिलेशन, जिस तरह उसको जो है हम कहते हैं ऑटो डिफ्रॉस्ट, ठीक है, फ्रीजर। उसमें यह होता है कि जो ऑटो डिफ्रॉस्ट है इसमें आप लोग देखते हैं कि बर्फ जमता है ऊपर, आप लोग देखते हैं ना बर्फ जमता है, वो क्यों, कि जो वेपर्स बनते हैं ना वो वेपर्स जो है सॉलिडिफाई होकर बर्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो साइड्स वॉल्स पे अटैच हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के फ्रीजर्स भी हैं जिसको क्या कहते हैं, ऑटो डिफ्रॉस्ट फ्रीजर्स कहते हैं ना उसको, तो उसमें ये नहीं बनते, ठीक है। वो ये जो वेपर्स है ना इसको इसको थाविंग टेम्परेचर भी देते हैं ना, थाविंग मींस
थोड़ा हीट देते हैं, तो इस वजह से वो इसमें जो है जो बर्फ जमता है ना साइड पे, वो इसमें नहीं जमता। ऑटो डिफ्रॉस्ट जो फ्रीजर्स होते हैं ना, ऑटो डिफ्रॉस्ट में ये होता है कि टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि वो आइस की फॉर्मेशन को रोकने के लिए ताविंग भी उसमें होती है ना, हीट भी देना होता है। कुछ आप लोगों ने इस तरह के देखे होंगे, एक इस तरह का फ्रिज था ना, रेफ्रिजरेटर, जिसमें जो फ्रीजर था ना, उसके साथ इस तरह का एक बटन लगा होता है। अगर आप उस बटन को ऑन करते हैं तो उधर हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह का देखा हुआ है कि नहीं देखा? नहीं, मैंने इधर ही देखा है। उधर ना वो प्रॉपरली ना ताविंग के लिए एक बटन होता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस वजह से कि अगर कोई जिस तरह अंदर आप बर्फ या कोई दूसरी चीजें रखते हैं ना, जो उधर वो सख्त हो जाते हैं ना, फिर आप इजीली उसको नहीं निकाल सकते ना, तो कहते हैं थोड़ी ताविंग दे के ना उसको जो है वो बर्फ थोड़ा पिघल जाता है, तो उसको फिर इजीली निकाल सकते हैं इस तरह ना। तो उसको ऑटो डिफ्रॉस्ट फ्रीजर कहते हैं ना। इसके अलावा क्रायोजेनिक लो टेम्परेचर पे, जिस तरह लिक्विड नाइट्रोजन में उसको स्टोर करना ना, तो ये क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन भी करते हैं हम उसमें मोस्टली। जो उसमें फिर ये होता है ना कि अगर हम क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे नहीं करते तो उसमें फिर ये होता है कि कुछ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी आ जाती है कि वो जेनेटिकली डिस्टेबल हो जाते हैं। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करते हैं, अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर करते हैं, ताकि कोई जेनेटिक चेंजेस या डिस्टेबिलिटीज उसमें ना आ जाए, ठीक है, उसको प्रिजर्व कर देते हैं। जिस तरह -20 या -80 से भी बिलो, ये जो फ्रीजर है -20 या -80, इससे भी जो है हम फिर क्या करते हैं, बिलो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन करते हैं। अब अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन पे प्रिजर्व करते हैं, और लिक्विड नाइट्रोजन का वैसे टेम्परेचर कितना होता है, -196 उसका टेम्परेचर होता है। तो इवन उसमें हम दो तरह से प्रिजर्वेशन कर सकते हैं, एक वेपर फेज पे और एक लिक्विड फेज। वेपर फेज ये होता है कि लिक्विड फेज से ऊपर आप उसको रख लेते हैं ना, तो जो वेपर्स हैं आप वो वेपर में जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, ठीक है। तो उसमें मोस्टली कहते हैं कि जो क्रायोजेनिक ट्यूब्स वगैरह होती है ना, तो वो जो है फिर उसके लिए रिस्क कम हो जाता है एक्सप्लोजन का। अगर वो हम लिक्विड पे रखते हैं तो अक्सर वो टूट जाते हैं ना, तो उसको फिर हम वेपर्स पे रखते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उसको हम लिक्विड में नहीं रखते, वेपर्स में रखते हैं ना। और इसके अलावा जो लिक्विड फेज है, कहते हैं कि ये लॉन्गर स्टैटिक होल्डिंग टाइम्स, मींस कि बहुत ज्यादा टाइम के लिए उसको इवन ईयर्स तक इसमें हम प्रिजर्व्ड रख सकते हैं, ठीक है। गैस फेज है, बिल्कुल उसका गैस फेज है, सही है। उससे ना वो अगर आप लिक्विड नाइट्रोजन का जो सिलेंडर उसका वो ढक्कन खोल लेते हैं ना, ढक्कन ऊपर, तो वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। शायद आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्टली लैब्स में जो है ये जो प्लांट मटेरियल है उसको डिग्रेड करने के लिए या ग्राइंड करने के लिए यूज होते हैं, लीव्स को ग्राइंड करने के लिए यूज होता है। हाँ, ठीक है। तो वो बड़ा खतरनाक भी होता है, उसको बहुत एहतियात से हैंडल करना होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इरिटेशन काज करता है अगर वो कहीं लग जाए स्किन पे, वो उससे बचना होता है ना। ये इस तरह जो है फिर नैरो नेक्ड और वाइड नेक्ड के जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन के सिलेंडर हैं, ठीक है। जो नैरो नेक्ड कहते हैं कि ये इसे स्लोअर नाइट्रोजन इवोपोरेशन होती है, यानी स्लोली इवोपोरेट होता है। लेकिन जो वाइड नेक है इससे ये होता है, इसका फायदा ये होता है वाइड नेक का कि उससे जो है हम इजीली जो एक्सेस उसको कर सकते हैं इजीली, यानी उससे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने नाइट्रोजन को उठाना हो इजीली उठा सकते हैं, सैंपल को रखना हो इजीली रख सकते हैं। तो वाइड नेक और नैरो नेक ये दो मुख्तलिफ टाइप्स के यूज होते हैं, ठीक है।
सेल काउंटर जो है इसको हम यूज करते हैं, जिस तरह आप लोग हीमोसाइटोमीटर यूज करते हैं ना, हीमोसाइटोमीटर में आप लोग क्या करते हैं, सेल काउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है फिर ऑटोमेटेड सिस्टम्स भी होते हैं सेल काउंटिंग के, जिसको काउंटेस 3 ऑटोमेटेड सेल काउंटर कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो है बेंचटॉप इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि वायबल सेल्स काउंट करते हैं, इवन वायबिलिटी भी देखते हैं कि लाइव है, डेड है, या टोटल सेल्स कितने हैं। ये जो है ऑटोमेटेड सिस्टम होता है इसके लिए ना। और इसके अलावा ये जो इन्होंने लिखा हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड ट्रिपेन ब्लू टेक्निक, ये ट्रिपेन एक डाई है, ट्रिपेन ब्लू जो है ये क्या है, डाई है, ठीक है। जिससे ये होता है कि ये जो लिविंग सेल्स हैं ये ट्रिपेन ब्लू को नहीं लेते, लिविंग सेल्स जो है ये ट्रिपेन ब्लू को नहीं लेते, अगर डेड सेल्स हैं तो वो ट्रिपेन ब्लू को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। उसके सेल के अंदर ट्रिपेन ब्लू इंसर्ट हो सकता है ना। तो इस वजह से इसमें अगर कोई ब्लू सेल्स हैं तो वो डेड सेल्स होती हैं, और कलरलेस सेल्स जो है वो क्या होती हैं, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। तो ये ट्रिपेन ब्लू डाई जो है उससे हमें ये पता चलता है ना कि कौन सा सेल लाइव है और कौन सा डेड है ना। अच्छा, तो इसको जो है इसके लिए ना ये हीमोसाइटोमीटर जो है जिस तरह एक स्लाइड होता है ना, तो आप उसको जो है ये क्या करते हैं, सैंपल को डाल देते हैं, मशीन होता है ना, और सैंपल डाल के ये जो है उसको मशीन में रख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको काउंट कर दे के आपको नंबर बता देता है कि इतने नंबर ऑफ सेल्स जो है आपके सैंपल में या पर ml में प्रेजेंट है ना, ठीक है। ऑटोमेटेड सिस्टम है, आप लोगों को पता है कि ऑटोमेटेड सिस्टम जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। और ये वही ट्रिपेन ब्लू वाला, इस तरह ये इसका ये जो ना आप उसको इंसर्ट कर देते हैं, तो इस तरह ये स्क्रीन पे जो है ये नजर आते हैं, और उसको वो डायरेक्ट जो है वो काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं ना। और इवन कहते हैं कि अगर क्लम्प्स में भी कुछ सेल्स हैं तो क्लम्प सेल्स को भी ये काउंट कर देते हैं, ठीक है, उनकी डेंसिटी को देखते हुए काउंट कर देते हैं, ठीक है। और ये बाकी वही प्रोसीजर है कि जो ट्रिपेन ब्लू है ना, ये क्या करता है कि जो डेड सेल्स हैं वो उनको एक्सेप्ट कर देती हैं, और जो लिविंग सेल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है।